तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कानून साज असेंबली में दूसरी मियाद का पहला मुकम्मल बजट बराए साल 2019-2020 को पेश किया। केसीआर ने 1,46,492 करोड़ का बजट पेश किया है। उन्होंने बताया कि मुल्क में मुआशी सुस्त रवि का असर रियासत की माली सूरत हाल पर पड़ा है। इसके बावजूद तेलंगाना हुकूमत अपनी फलाही स्कीमात जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि जारिया साल के अवाइल में पेश करदा अबूरी बजट की तजावीज पर बरखिलाफ जारिया साल के हतमी बजट में तब्दीलियां की गई हैं। बजट में अक़लियती बहबूद के लिए 1,370 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुक्मरान पार्टी के लीडरों ने बजट का खैर मकदम किया है। अपोजिशन बजट को मायूस कुन करार दे रही है। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर नितिन गडकरी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गुर्बत आर्टिकल 370 की वजह से थी। अब पसमानदा लोगों को 10% रिजर्वेशन मिलेगा। जम्मू कश्मीर में सयाहत के लिए सड़कें तामीर की जाएंगी। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर से गुर्बत खत्म होगी और दहशतगर्दी का खात्मा होगा। भारत की जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार फिर से स्थापित हुई और देश की जनता ने बड़े आशा और अपेक्षाओं के साथ हमारे सरकार का समर्थन किया। विशेष रूप से मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों ने विश्वास जताया और पूरे देश में सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी पार्टियों को बहुत अच्छी सफलता मिली। विशेष रूप से ये हमारी सरकार आने के बाद 100 दिन में मोदी जी के नेतृत्व में सभी मंत्री और सरकार काम में लगी और इस सरकार ने विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस 100 दिन में किए हैं, जिसके दूरगामी परिणाम देश के भविष्य पर होंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हमारे सरकार की है वो ये है कि आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का प्रस्ताव आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी का कारण ये 370 आर्टिकल था। वहाँ इतना टूरिज्म में संभावना है पर कोई भी ज़मीन नहीं ले सकता था, होटल शुरू नहीं कर सकता था, आईटी की कोई इंडस्ट्री नहीं आ सकती थी। इतना ही नहीं तो भारत सरकार के जो रिजर्वेशन थे, चाहे शेड्यूल कास्ट को हो, शेड्यूल ट्राइब को हो, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास ओबीसी को हो, किसी प्रकार का एग्जीक्यूशन नहीं था। और एक प्रकार से जम्मू कश्मीर में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की जो समस्या थी वो आर्टिकल 370 से संबंधित थी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर में अस्तित्व में आए हैं और 370 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग जो अधिकारों से वंचित थे वो अधिकार उनको प्राप्त हुए हैं। ये मोटर व्हीकल एक्ट का नया कानून पास होने के कारण हमने रोड इंजीनियरिंग में सुधारणा की, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधारणा की, लोगों में जगाने के लिए शुरुआत की और सबसे बड़ी बात लाइसेंसिंग और रोड सेफ्टी के जो कानून हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में कड़ाई लाई। अब कोई कोई उदाहरण आते हैं अभी कि इतना जुर्माना हुआ, पर ये जुर्माना अभी ऐसा है। इसके बाद दूसरा भी है कि हर आरटीओ ऑफिस में अब लोगों की लाइन लगी है। अब लोगों में अभी एक अखबार में आया कि सब लोग बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल के बॉर्डर पे बिल्कुल शांत रूप से व्हीकल खड़े हैं। तो ये इससे लोगों की जान बचेगी और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या हमारे देश में थी तो वो कम होगी और ये मोटर व्हीकल एक्ट में हुआ। इनसे खास गुफ्तगू की। उन्होंने मोदी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी महज ख्वाब दिखाती है। मोदी सरकार ने अपना 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मजीद मेमन साहब हैं। मेमन साहब, कैसे देखते हैं 100 दिनों को? सरकार का तो दावा है हमने बड़ा काम किया। ये देखिए 100 दिनों में जो सत्र अब गया है पार्लियामेंट का, सदन में ये दावे किए गए। लोकसभा के स्पीकर ने एक पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी किया कि ये सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव सेशन रहा और इसमें हमने बड़ी तादाद में बिल पास किए। तो हमने उसी समय इस पर जवाब दिया था कि बिलों की तादाद, संख्या जो है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं बताती कि कितना सब कंस्ट्रक्टिव रहा। ये
number of bills does not matter much. The substance of the bill, the purpose of the bill, कि उससे लोगों को फ़ायदा क्या होगा, कितना, उसको अगर आप देखें तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बिलों को जिस तरह से धकेला गया, जिस तरह से अंधेरे में रखकर विरोधी पक्ष को रातों रात बदले करके बिल बना कर अचानक पेश करके और अरिथमेटिकली नंबर्स को हासिल करके बिलों को पास कर लिया गया है, ये मैं नहीं समझता कोई उपलब्धि। कल प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 370 का खात्मा पहले नंबर पर बड़ी उपलब्धि रही, दूसरे नंबर पर $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ते कदम, और तीसरे नंबर पर ट्रिपल तलाक, और इसके अलावा भी और भी उपलब्धियां गिनाई सरकार ने। नहीं, देखिए ये 5 ट्रिलियन की बातें, ये सारे ख्वाब हैं जो 2014 से बताए जा रहे हैं। 2014 में ख्वाब बताया गया था कि हम साहब काला धन लाकर 15-15 लाख सबको देंगे, क्या हुआ? मुलाजमतें हम इतनी क्रिएट करेंगे हर साल में, क्या हुआ? महंगाई हम कम करेंगे, क्या हुआ? सब जगह तो फेल हुई है सरकार। अब उसी चीज़ को अब हम ये 5 ट्रिलियन का सपना दिखा रहे हैं। खैर वो सपनों को छोड़ें, ज़मीनी बात करें हम। अब उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि साहब कितनी तरक्की हुई, इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ी है। अब ये जब ये आंकड़े सामने आने लगे कि भाई 5% पर हमारी GDP आ गई है, हमारी मुलाजमतों की घटत जो हुई है वो एक ऐतिहासिक हुई है आपके राज्य में, और साथ ही साथ इकोनॉमी का प्रोग्रेस क्या हुआ, लोगों को नौकरियां नहीं है साहब, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग परेशान हाल हैं, लोग देश छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मैं ये चाहूँगा कि जावड़ेकर साहब अगर उपलब्धियों की बात करते हैं तो वो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि मारुति जैसी कंपनी ने हफ्ते में 2 दिन गाड़ियां बनाने को बंद करने का कारण क्या है? जावड़ेकर साहब कह रहे हैं कि फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी है वो ठीक है, ये रेगुलर चीज़ है जो कम हो गई है लेकिन ये ठीक हो जाएगी। नहीं, ये तो ठीक है ना, दिलासा तो आप यूं ही देंगे। जाहिर है आप ये कहेंगे कि साहब वो तो ये जो कमज़ोरियां हैं वो वक्ती हैं। हम ये कहेंगे कि अगर आप कुछ एक आध शाइन दिखा देते हो वो वक्ती है, वो ख़त्म हो जाएगी। हकीकत, ज़मीनी हकीकत तो जो है वो उसको आप देखें। मैं तो समझता हूँ कि बड़प्पन किसी नेता का ये होता है कि वो अपनी कमज़ोरियों को देखकर उसे छुपाने की बजाय उजागर करके उस पर काम करे और कहे कि हाँ हम इसको सुधार करेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं होता बीजेपी की। चंद्रयान 2 भी सरकार ने अपनी उपलब्धि गिनाया। नहीं, देखिए चंद्रयान 2 बदकिस्मती से हम बहुत करीब जाकर चूक गए, तो उसके लिए तो हमारी सहानुभूति है, साइंटिस्टों के लिए, तमाम अफसरों के लिए पूरी सहानुभूति है। मगर इसे कोई उपलब्धि क्या कहेंगे आप, जब नहीं कर पाए तो आप अब पहुँचे नहीं। मगर हमारी शुभकामनाएं हैं कि दोबारा हम कोशिश करें। तो उपलब्धि हुई नहीं, उस जानिब आपकी कोशिश जारी है और हम चाहते हैं कि वो हो, और वो अगर होगी सफलता उसमें तो वो आपकी सफलता नहीं होगी, साइंटिस्ट की सफलता होगी, देश के 130 करोड़ वासियों की सफलता होगी। कैमरामैन दीपक बिश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वजारत अक़लियत उमूर के वफ्द के जम्मू कश्मीर के दौरे से आने के बाद अपने तासुरात पेश किए हैं। वफ्द के मुताबिक दौरे के दौरान मुख्तलिफ महकमों और इदारों के जिम्मेदारों से बात हुई। वहीं मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट जैसे हुनर हाट और दीगर सरगर्मियों के ताल्लुक से भी गौर-ख्वाज हुआ, जबकि प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम के तहत स्कीमों पर भी तबादला ख्याल किया गया। दूसरी तरफ मरकजी स्कीमों पर अमलावरी के लिए भी रोड मैप के ताल्लुक से बातचीत हुई। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद वजारत अक़लियत उमूर का वफ्द जम्मू कश्मीर गया था। शशि थरूर के बयान और मसूद अजहर मामले पर कांग्रेस लीडर PL पूनिया ने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू की। उन्होंने कहा शशि थरूर का बयान उनका जाती हो सकता है। बात करने के लिए पुनिया जी, शशि थरूर ने एक बयान दिया है और उस बयान के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस गई तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सवाल ये कि अब तक जो राहुल गांधी मंदिर जा रहे थे, अलग अलग जो राज्यों में चुनाव थे उस समय भी, तो वो ही एक माध्यम रहा कांग्रेस का 2019 के चुनाव में हारने का। देखिए, शशि थरूर जी समय समय पर अपना बयान देते रहते हैं। ये उनके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, वो पार्टी के बयान नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी का सवाल है, हमको इस बात का गर्व है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, राजीव जी, और आज तक उस एक ही विचारधारा के ऊपर चलते हैं, चाहे हम सरकार में रहें चाहे सरकार के बाहर रहें।
अपनी विचारधारा से विमुख नहीं होते, अलग नहीं होते, और वैसे टीका टिप्पणी करते ही रहते हैं। मंदिर जाने की बात है, इंदिरा जी भी हमने देखा है, स्वयं देखा है कि वो समय समय पर जब भी समझती थी वो मंदिर भी जाती थी और पूजा पाठ करती थी तो काफ़ी। तो इसके ऊपर अनावश्यक रूप से टीका टिप्पणी करना, हम अपनी जो विचारधारा है उस पर अडिग हैं और अडिग हमेशा से रहेंगे। मध्य प्रदेश में आपके मंत्री हैं गोविंद सिंह, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो महमूद गजनबी है और उनके ग्रैंडफादर की तरह बिहेव करती है बीजेपी। अब मुझे नहीं पता उनके क्या भाव हैं। गोविंद सिंह जी मंत्री हैं मध्य प्रदेश में और वो भारतीय जनता पार्टी की तुलना मोहम्मद गजनी से करते हैं। उनके किस जीवन के पहलू से तुलना करते हैं ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया और बेहतर होगा कि ये गोविंद सिंह जी से ही पूरी स्पष्ट किया जाए तो बेहतर होगा। सर, मसूद अजहर को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है जेल से और एजेंडा ये दिया है कि किस तरह से 370 के बाद जो माहौल है जम्मू कश्मीर का, उसमें युवाओं को किस तरह से उकसाया जा सके, किस तरह से वहां आतंक को फैलाया जा सके, इस एजेंडे के तहत उसे लगाया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद बौखलाया हुआ है और पूरी दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उन्होंने कोशिश की वो किसी ने उनको भाव नहीं दिया और अलग थलग पूरे पड़े हुए। अब वो उनकी कोशिश है कि जैसे तैसे करके अलगाववाद के माध्यम से, आतंकवाद के माध्यम से आतंकियों को घुसपैठ करा के और अशांति पैदा करने का प्रयास करें जम्मू कश्मीर में। और इसीलिए पहले से गिरफ्तार थे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण मसूद अजहर उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब चुपके पाकिस्तान ने उन्हें रिहा कर दिया है। अपना खास एजेंडा दिया है कि हिंदुस्तान में गड़बड़ी पैदा करें। तो इसका संज्ञान तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लेना होगा और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगानी हो, पॉलिटिकल सैंक्शन लगानी हो, वो लगानी चाहिए। ये देश में, दुनिया में जो आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, आतंकवाद का केंद्र बिंदु के रूप में कर रहे हैं, उस पर अंकुश लगना चाहिए। धन्यवाद। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उससे कश्मीर के जिला बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर आज सख्त बंदिशें आयद की गई हैं। कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील किया है। लोगों की नक्लो हरकत महदूद कर दी गई है। नवे मुहर्रमुल हराम के पेश नजर ये इकदाम किया गया है। इंतजामिया ने मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी आयद की है। आज और कल किसी भी जुलूस की इजाजत नहीं रहेगी। वाज़ेह के जिला बडगाम में खासी तादाद में शिया तबके के लोग आबाद हैं। आज सुबह सवेरे ही जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बंदिशें आयद कर दी गई और तमाम तर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। खारदार तारे बिछाई गई है और किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आज 9वां मुहर्रम है, हालांकि 6 मुहर्रम से यहाँ पे जुलूस-ए अज़ा का सिलसिला जारी था, लेकिन आज जो जुलूस जो है उस पर पाबंदी आयद की है और जो कल यहाँ पे रोज़ आशुरा का जुलूस निकलने वाला है उस पर भी पाबंदी आयद रहेगी और एडिशनल फोर्सेज को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है ताकि अमन कानून को बरकरार रखा जाए। समीउल्लाह, नेटवर्क 18, बडगाम। आजम खान के खानदान की मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। आज घर के बाहर नोटिस जारी कर दिया गया। ये नोटिस जांच टीम के इंस्पेक्टर दिनेश गौड़ ने नोटिस जारी किया। आजम खान की अहलिया तजीन फातिमा समेत दोनों बेटों के नाम नोटिस जारी हुआ है। मामला जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जा करने के ताल्लुक से है। दफा 160 और 91 के तहत नोटिस जारी हुआ है। अखिलेश यादव ने पहले कांग्रेस और फिर बीएसपी से इत्तेहाद के बाद यूपी में इंतखाब अकेले लड़ने का फैसला किया है। 2022 में यूपी असेंबली इंतखाब में एसपी अपने दम पर इलेक्शन लड़ेगी। अखिलेश यादव ने लखनऊ के पार्टी दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए इसकी जानकारी दी। मुहर्रम का त्योहार है, गणेश विसर्जन है, इसलिए 2 दिन के लिए मैं कार्यक्रम स्थगित कर रहा हूं। मैं अगला कार्यक्रम 13 और 14 तारीख का रामपुर का भेजने का काम करूंगा
और कहाँ जाऊंगा ये भी पूरी जानकारी प्रशासन को मैं दूंगा कि सरकार के दबाव में झूठे मुकदमे न लगाएं। राजनीतिक इतिहास में नेताजी के अलावा किसी बड़े नेता पर इतने मुकदमे एक साथ दर्ज नहीं हुए होंगे। कई ऐसे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जिनकी जानकारी किसी को है ही नहीं। 10-10 साल 12-12 साल पुरानी चीजों को खोद करके निकाल करके और प्रशासन अपने दबाव में लेकर के लोगों से कार्रवाई या चिट्ठियां ले रहे हैं। इसलिए अगला कार्यक्रम हमारा 13-14 का होगा। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है सुरक्षा का इंतजाम करना, और वो जानबूझ करके इस तरह का माहौल प्रशासन ने बनाया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि रामपुर में कोई सच्चाई जान ले, और अखबारों के माध्यम से भी ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे पहुंचने से वहां दंगा हो जाएगा। वहीं एसपी सदर अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने अपने रामपुर दौरे को मुलतवी करने की वजह बताई। अखिलेश यादव ने कहा कि वो मुहर्रम और गणेश चतुर्थी की वजह से रामपुर नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने राम इंतजामिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर वहां के माहौल को खराब किया जा रहा है ताकि सच सामने न आ सके। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क़याम की 7 साला तकरीबात का इफ्तिताह करने के लिए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को मदऊ किया गया है। ये फैसला मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने एक मशावरती मीटिंग में लिया। याद रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2020 में अपने 100 साल मुकम्मल कर लेगी, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब कल एक कंसल्टेटिव मीटिंग हुई जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनवाइट करा। उन्होंने बताया कि इनवाइट किया है टू इनॉग्रेट एमयू सेंटेनरी सेलिब्रेशन। 100 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हो रहे हैं। एक जोश और खरोश हम लोग में है इन द एबल गाइडेंस ऑफ द वाइस चांसलर प्रेजेंट। और ये हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इंसेप्शन था वो 1875 में मदरसातुल उलूम, फिर एमएओ कॉलेज बना, फिर 1920 में 1 दिसंबर को ये बाय द गवर्नमेंट गेजेट से इसको यूनिवर्सिटी बना दी गई और 17 दिसंबर को 1920 में यहाँ पर जश्न हुआ था। इसीलिए 17 दिसंबर 2020 में ये इनॉग्रल फंक्शन होगा जिसमें कि हमारे विजिटर भी होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिज एक्सेलेंसी रामनाथ कोविंद जी तशरीफ लाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। इनविटेशन ऑलरेडी सर्व हो चुका है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नए ट्रैफिक नियम के अमल में आने से लोग मुहतात नजर आ रहे हैं। जुर्माने की रकम बढ़ जाने की वजह से लाइसेंस ऑफिस और पोल्यूशन जांच मरकज पर लंबी लंबी कतारें देखने जा रही है। लोग मजीद सख्ती से ट्रैफिक निजाम पर अमल कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस सख्ती से सड़कों पर हादसे कम होंगे। हमारी नुमाइंदा रचना ने लोगों से बात की। हम पहुंचे हैं पोल्यूशन सेंटर पर। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदूषण जांच केंद्र है जहां पर लोग अपने गाड़ियों का, अपने वाहनों का पोल्यूशन का जो लाइसेंस है वो लेने के लिए आए हैं। कुछ लोग रिन्यू करवाने के लिए आए हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से पोल्यूशन लेवल को लेकर भी जुर्माने की राशि जो बढ़ी है, लोगों में सतर्कता आई है। डर है कि ज्यादा जुर्माना ना देना पड़े, तो बेहतर है कि हम अपना पोल्यूशन का जो लाइसेंस है उसको बनवा लें। भीड़ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं। हम लोगों से ही बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। भैया ये बताइए, पोल्यूशन लेवल का वो करवाने आए हैं, लाइसेंस चेक करवाने? हाँ जी मैडम। जिस तरीके से जुर्माने की राशि बढ़ी है उसके लिए या फिर पहले से ही सोचा रखा? मैडम मेरा तो कंटिन्यूअस है। अच्छा। हाँ जी, मेरा कल खत्म होने वाला है इसलिए आज कर। आप बताएं, आप भी करवाने आए हैं पोल्यूशन? पोल्यूशन तो हुआ है। अच्छा, तो कितना समय लगा करवाने? ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अंकल आपका हो गया? अभी नहीं हुआ। अच्छा, कितना समय लग रहा है? लग रहा है 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे। तो जुर्माने की राशि भी बढ़ गई है, तो इसी कारण से या रिन्यू पहले से ही था? कारण से नहीं, मैं 40 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, कभी मतलब गैर कानूनी काम नहीं किया। अच्छा, तो सरकार के नियम की सराहना करते हैं? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो सख्ती की गई है तो अब लोग ज्यादा अवेयर रहेंगे? क्योंकि पोल्यूशन लेवल जिस तरीके से लगातार बढ़ता है तो वो हमारे
पर्यावरण के लिए भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है? मैडम, ये बहुत अच्छी बात की गई है, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट कि कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कितना पोल्यूशन हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक किया है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रदूषण जांच केंद्र पर लोग लाइसेंस या अपना जो प्रदूषण चेक करवाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जुर्माने की राशि का भी डर है और कहीं ना कहीं वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते भी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आरटीओ ऑफिसर नंदगोपाल से हमारी नुमाइंदा रचना ने बात की। नियम का उल्लंघन करने पर बड़े जुर्माने को लेकर लोग भी अब सतर्क होते नजर आ रहे हैं। जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं थे वो आरटीओ ऑफिस के बाहर खड़े होकर अपने लाइसेंस बनवाने का इंतजार कर रहे हैं। कह सकते हैं कि लाइसेंस ऑफिस में अब लाइसेंस बनवाने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरटीओ ऑफिस के हेड नंदगोपाल जी। सर, जिस तरीके से ट्रैफिक में जो जुर्माने की राशि बढ़ी, उसके बाद लगातार लाइसेंस ऑफिस पर भीड़ बढ़ने लगी है। नेचुरली जब से इसको गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट करके जो जुर्माने की राशि बढ़ाई है, उसके बाद लोग थोड़े जागरूक हुए हैं, अवेयरनेस आई है और रोड पे सख्ती भी है। उस वजह से सभी लोग जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो गए थे, जिनके लाइसेंस खो गए थे या जिनकी आरसी नहीं थी, खो गई थी, तो वो सब ट्रांजैक्शन कराने के लिए एकदम लास्ट वीक में प्रेशर जब से पड़ा। लेकिन परिवहन विभाग ने ये सब देखने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ सब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से होता है, लेकिन जब ये भीड़ बढ़ी तो हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स बढ़ा दिए। तो सर, जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं प्रेशर भी बढ़ा है, तो इस प्रेशर से निपटने के लिए और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद के लिए किस तरीके से तैयारी है? तैयारी जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स बढ़ा दिए हैं। डेली की करीब 200 से लेकर 250 नंबर्स तक बढ़ चुके हैं। जैसे लर्नर में 50 बढ़ाए हैं, रिन्यूअल में 50 बढ़ाए हैं। इस तरीके से जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस है हमारे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का, सभी तरह का काम होता है, तो उसमें लोगों को प्रेशर को देखते हुए अपॉइंटमेंट्स बढ़ा दिए हैं और स्टाफ एक्स्ट्रा लगा दिया है। और अभी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट की तरफ से हेल्पलाइन के लिए अलग से एक एयर कंडीशन हॉल तैयार किया जा रहा है। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगी कि जुर्माने की राशि जिस तरीके से बढ़ी है, तो उसके देखते हुए ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यातायात पर भी थोड़ा दबाव कम पड़ा है। या तो लोग मेट्रो का ज्यादा सहारा ले रहे हैं, या फिर जिनके पास लाइसेंस नहीं है या किसी तरीके की कागजात की कमी है, वो अपनी गाड़ियों को बाहर नहीं निकाल रहे। नेचुरली जिनके पास अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, आरसी नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, या और दूसरे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी ड्राइवर को या गाड़ी चलाने वाले रोड यूज़र को होने चाहिए, तो वो उनको कंप्लीट करने में लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि 10-15 दिन में ये सब प्रक्रिया प्रेशर होने के बाद नॉर्मलाइज हो जाएगी। परिवहन विभाग इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। और हम ये दिल्ली की जनता को, जैसे विशेषकर ये साउथ दिल्ली की ऑफिस है, तो साउथ दिल्ली की जनता को कहना चाहेंगे कि हम पूरी तरह तैयार हैं। जिनके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं उनको पूरा कराएं और आरटीओ की तरफ से पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए आरटीओ ऑफिस से नंदगोपाल जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से ट्रैफिक जुर्माने की राशि बढ़ी है तो लोगों में सतर्कता भी आई है और इसके साथ लाइसेंस बनवाने वालों की भीड़ जरूर बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए आरटीओ ऑफिस पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही हेल्पलाइन भी शुरू की गई है जो लोगों को मदद करेगा। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।